जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। हम सब ये जानते हैं कि हमारे आज के बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे और भविष्य के इस पौध को अगर अनुभवी हाथों से सींचा जाए तो कल को निश्चित तौर पर ये फलदार वृक्ष बनेंगे। और बच्चे जितना झुकेंगे, जितना विनम्र बनेंगे जीवन में, हमारे ख्याल से उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसके लिए जरूरी है काई भाया उचित ज्ञान और सही मार्गदर्शन की। और आज ऐसे ही अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी कामयाबी की, उनकी सफलता की दास्तान। लेकिन उससे पहले कहेंगे जीजी और भाया जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। काय बात कही जीजी। तो बांसु मुलाकात तो देखो आप कराला और वहाँ का व्यक्तित्व के बारे में एक बात और कही जावे, वो किया जावे ना कि विजेता कोई काम अलग नहीं करता मगर हर एक काम को अलग तरीके से करता है। लेकिन फिलहाल हमने देखा कि जो इंट्रोडक्शन या जो कहते हैं ना कि शुरुआत की हमारी जीजी ने, वो भी तो अलग तरीके से की है। तो जीजी भी हमारी विजेता से कम नहीं है। ये मेरी प्यारी जीजी अनीता प्रधान और ओ मारो भाइयों थे तो जानो ही छो अजहर। तो आज जिस शख्सियत से हम मुलाकात कर रहे हैं, देखो भारत जो देश है ना अपनो, आ कहानियां को देश है। अटा खूब सारी कहानियां है, खूब सारी दास्तान है। और माँ को प्रयास कहीं रहे कि अशी कहानियां था के सामने पेश करा, अशी सच्ची प्रेरक कहानियां जी का कथानायक था के सामने मौजूद। बिल्कुल। तो आज वह कथानायक मौजूद है था के सामने। जी हाँ। और जी कथानायक ने आपा बुला लिया तो वहाँ का जीवन को सार भी फिर पेश कर ही दूं 2 लाइना में। बिल्कुल कर दियो। तो मन में राखो विश्वास, मन में राखो विश्वास, तन मेहनत संग यारी। मन में राखो विश्वास, तन मेहनत संग यारी, अनेक मिलेला अवसर, संघर्ष ने राखो जारी। अनेक मिलेला अवसर, संघर्ष ने राखो जारी। क्योंकि ये संघर्ष ही है जो बना देवे था की बड़ी पहचान। और फिर वो पहचान मिल जावे तो माँ के साथ एक मंच पे आओ और काहे के हो जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। बात भाया आज आपने सागे कौन है पता हो जी? आज आपने सागे है अतिरिक्त निदेशक हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान और बीमा विभाग के। बिल्कुल बीमा और भविष्य निधि विभाग। और नाम का ही वहाँ को नाम सुनोला तो बिल्कुल थे। मैं हमारे जीवन में पहलो नाम सुने हुआ, मतलब अशो नाम। तो नाम में तो एक यूनिक है कि यूं कहें कि एक अलग किस्म की पहचान, एक मित्र छुपियोड़ो है। नाम भी वहाँ को योग मित्र दिनकर। योग मित्र दिनकर साहब स्टूडियो में था को सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अलबेलो राजस्थान देखण वाला साला हेतालू दर्शका ने मारा घणो घणो राम राम। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि डीडी दूरदर्शन ने मुझे आमंत्रित किया है और इतने दर्शकों के साथ रूबरू होने का मौका प्रदान किया है। और राम राम के सागे तो सर से तो आप राधे राधे भी कह सका। राधे राधे। तो सर भरतपुर में कहीं हो जाए, भरतपुरी भाषा में आपने अगर ब्रज भाषा में मैं हमारे दर्शकों का अभिवादन करूं तो कहना चाहूँगा, अलबेलो राजस्थान देखने वाले समस्त मेरे जो भरतपुरी भाई बहन हैं उनको बहुत बहुत राम राम सा। राम राम सा। तो सर राम राम के साथ में शुरुआत तो हमने कर दी है जी। लेकिन सर के बारे में एक बात और बता दूं। वो कहते रहे जी उम्र को अगर हराना हो तो कुछ शौक जिंदा रखिए। ये शौक ही हैं जो दिलों पे झुर्रियां नहीं पड़ने देते। बिल्कुल। वैसे तो सर को देख के कतई लगता नहीं 59 यानी अपनी उम्र के 59वें साल के पड़ाव पर हैं, लेकिन बावजूद उसके वो क्योंकि शौक से टेनिस खेला करते हैं और ऐसा वैसा शौक नहीं, फिर कप्तानी भी करते हैं राजस्थान की टीम की। वो कहानी जानेंगे इनसे। और गीत संगीत वो तो पसंद है ही भाई, वो तो जरूर पूछा ला। तो जी प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। राजस्थान की विविधता है यहाँ का किरदार में। बिल्कुल। तो एक गीत सुन लिया फिर शुरुआत करा। आइडियो चोखो है। तो सर आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे कोई एक गीत जिसके साथ शुरुआत हो आज के इस प्रोग्राम की। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वाह। एक प्यार का नगमा है। क्या बात है और सर। क्या खूबसूरत लाइनें हैं इसकी। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो बस आना और कुछ नहीं, तेरी मेरी प्रेम कहानी है। और जिनके साथ ये प्रेम कहानी उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सर वर्तमान पद की आपकी बात करते हैं। पद से पहले एक बात पूछा कहीं। पूछो, बिल्कुल नेकिर पूछो। सर को नाम
हाँ, अलग योग हटर मित्र जो नाम है दिनकर। बिल्कुल योग मित्र दिनकर। सर इस नाम के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? नाम के पीछे की कहानी क्या है सर, ये जानना चाहेंगे वो आपसे। नाम के बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मेरे पिताजी हैं वो बहुत साहित्यिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, और हम 2 भाई हैं, दोनों भाइयों के नामों पे उन्होंने बड़ा मंथन किया, और मेरा नाम उन्होंने योग मित्र रखा, और मेरे जो बड़े भाई हैं उनका नाम पुष्य मित्र। पुष्य मित्र, ओके। तो मैं मेरे नाम को लेके बड़ा, मतलब जहाँ कहीं भी मेरे नाम को कुछ लोग सुनते थे, देखते थे, तो बोले साहब बड़ा यूनिक नाम है और ऐसा नाम और कहीं आप नहीं मिलेगा। लेकिन 2013 में जब मेरा पदस्थापन जयपुर मुख्यालय में हुआ और मैं यहाँ मॉडल टाउन में राजकीय आवास के अंदर मुझे आवंटित हुआ जी। सरकारी आवास, और पहले दिन मैं जब अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था तो वहाँ मैंने एक गाड़ी खड़ी हुई देखी, उस पर भी योग मित्र लिख रहा था। अच्छा। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हाँ। मैंने कहा यार मैं तो सोचता था कि मेरा नाम यूनिक है, लेकिन चलो एक बंदा और है इसी नाम का। और बाद में पता चला कि एक श्याम सिंह राजपुरोहित, एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उनके भी 2 बेटे, और दोनों में एक का नाम योग मित्र और एक का नाम पुष्य मित्र। अरे तो आपके पिताजी के कहीं वो मित्र तो नहीं थे? और ये बात एक लंबे अरसे तक उनको पता नहीं थी। हाँ। इसमें एक दुखद बात ये रही कि उनका जो योग मित्र नाम का बेटा था उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और उनको किसी काम से मुझे फोन करना पड़ा। तो मैंने बोला साहब मैं योग मित्र बोल रहा हूँ। तो बड़े भावुक हो गए। अरे बोले साहब आपके साथ तो हमारा बड़ा आत्मिक संबंध है। और फिर जब और बातें हुई और जब मैंने बताया कि मेरे दूसरे बड़े ब्रदर का नाम पुष्य मित्र है, तो वो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। बोले मेरे भी अपने बेटों के नाम यही रखे हैं। देखिए क्या इत्तेफाक है। वाह वाह वाह। तो ये नाम मुझे लगता है योग मित्र पुष्य मित्र, नाम तो है, नाम भी ऐसा है जो शायद कहते हैं ना कि अपने आप में बड़ा यूनिक है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे राम लखन की कहानी हम सुन रहे हो ना, कुछ कुछ वैसा सा। लेकिन सर इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे, जैसा कि वर्तमान में आपका पद है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में आप कार्यरत हैं अतिरिक्त निदेशक के रूप में। सर इस पद के बारे में बताएं कि आम दर्शक जो आज हमें देख रहा है, आपको देख रहा है, उसे पता लगे कि ये पद एक्चुअली क्या काम होता है, क्या कुछ खास बातें होती है, आपकी ज़बानी जाना क्या भूमिका है। मैं बताना चाहूँगा कि HCM रीपा या हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिक सर्विस ऑफिशल्स को ट्रेनिंग प्रदान करता है। और इस संस्थान का जो इतिहास है वो भी बड़ा रोचक है। 1950s में जब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस काडर का गठन हुआ, उस समय तक हमारे यहाँ कोई इस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे, और कुछ शुरुआती 2 बैचेस को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उनको प्रशिक्षण के लिए इलाहाबाद भेजा गया। लेटर ऑन ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के नाम से जोधपुर में गठन हुआ, OTS। और उसके पश्चात एक अकाउंट सर्विसेज एसोसिएशन, अकाउंट सर्विसेज का भी एक प्रशिक्षण जयपुर में संचालित था। बाद में दोनों को मर्ज किया गया। और ये हमारा जो पीरामल एक बिल्डिंग है बनी पार्क में, जिसमें कि हमारा बीमा भवन संचालित हुआ है और वहाँ मुख्यालय हुआ करता था। अब तो नई बिल्डिंग बन रही है। तो वो कुछ समय तक प्रशिक्षण केंद्र वहाँ से संचालित हुआ। और लेटर ऑन फिर ये यहाँ मालवीय नगर में मुख्य जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग है वहाँ पे इसका 50 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। जी। और यहाँ सभी हमारे राज्य सेवाओं के अधिकारी, इसके अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, सभी अधिकारियों के ट्रेनिंग्स यहाँ आयोजित होते हैं। और इनमें ख़ास तौर पे एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग यहाँ संचालित होती है। उसके अलावा भी राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसकी स्टेट ट्रेनिंग पॉलिसी है। तो स्टेट ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत लगातार वो सारी वर्ष भर ये इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। और मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों के अंदर पाठ्यक्रम निदेशक बनाया जाता है, जिसमें मेरा ये जिम्मेदारी रहती है कि मैं विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करके उनके नॉमिनेशंस प्राप्त करता हूं और
उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का भी निर्धारण करता हूँ कि कौन कौन से इसमें पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए सेशंस, और फिर मैं उनके स्पीकर्स वगैरह का निर्धारण करके उस पूरे ट्रेनिंग सत्र को आयोजित करता हूँ। वाह। तो ये तो मेन ट्रेनिंग का रहा। उसके अतिरिक्त भी मुझे कुछ दूसरे प्रभार दिए हुए हैं संस्थान ने, जैसे कि मैं प्रभारी अधिकारी हूँ विश्रांति और कृष्णपुरी भवन और स्पोर्ट्स का। तो इस तरह से एक विविधता है मेरे कार्य के अंदर। हाँ, और जो राजस्थान की विविधता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी तरह से सर के किरदार में, चरित्र में समाई हुई है। बिल्कुल। तो इतनी जगह राजस्थान में भ्रमण किया, अलग अलग बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू, जयपुर, और कहाँ की बात करें, भरतपुर से हैं, भरतपुर करौली के हैं ही। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी, आपकी जीवन यात्रा अगर देखें, आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे, आप बहुत अच्छे टीचर रहे, और आप जहाँ कार्यरत हैं तो बहुत अच्छे आप अधिकारी के रूप में आपकी छवि जो है वो लोगों के सामने आती है। तीनों काम देखा जाए अगर दर्शकों के हिसाब से भी, और हमारे तीनों अपने अपनी जगह पर बिल्कुल विभिन्नता लिए हुए हैं। बिल्कुल। तो कैसे मतलब जीवन में इन सब चीज़ों का समन्वयन हुआ, और मैनेज कैसे करते हैं इतने अच्छे अधिकारी के रूप में? कुछ इसमें मैं बतलाना चाहूँगा कि जो मेरे फादर हैं, मेन इंस्पिरेशन या प्रेरणा के स्रोत वही हैं जी। और मेरे फादर इमरजेंसी कमीशन में आर्मी के अंदर, आर्मी इंजीनियरिंग कोर में कमीशन्ड ऑफिसर हुआ करते थे, और वो हम चारों भाई बहनों को लगातार हमें प्रेरित करते थे कि हम स्पोर्ट्स से और फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े रहें। जी। और कभी ऐसा भी होता था कि अगर हमें हल्की फुल्की भी हमारे कभी टम्मी दिखती थी तो वो हमें तुरंत टोकते थे कि भाई तुम आजकल लगता है जॉगिंग वगैरह नहीं कर रहे हो। तो वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1978-79 में जब हम छोटे हुआ करते थे, घर के सामने हमारा बहुत बड़ा एक प्लेग्राउंड हुआ करता था, उसमें बच्चों को भेजा करते थे और वहाँ हमें दौड़ लगाने के लिए कहा करते थे, और बालकनी से खुद भी देखा करते थे कि बच्चे ठीक से दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे हैं। कहीं पता चले वहाँ जाके बैठ गए। जी जी जी। तो कुछ इस तरह से हुआ। खेलने का शौक मुझे फिर स्कूली एजुकेशन से ही था, लेकिन मेरे पेरेंट्स, क्योंकि एक जमाना वो था जब कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाँ, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार। तो कहते थे भाई ऐसा है, अभी तो पढ़ लिख ले, खेलने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। तो जब हम अब कैरियर हमारा बन गया तो हम कोशिश है कि अब ताउम्र खेलते रहें। जी जी जी। खेल कूद से जुड़े रहें। पिताजी की बात को गंभीरता से लेना जरूरी था, बहुत बिल्कुल, खेलना तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ इस तरह से चला। उसके बाद में मैंने अपनी कॉलेज एजुकेशन उदयपुर से की, और वहाँ मैंने फिर JRF नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आई वाज डूइंग माय PhD, और इन बिटवीन मेरा फिर सिलेक्शन प्रशासनिक सेवाओं में हो गया। इत्फाक से वहाँ जो मेरा हॉस्टल था, हॉस्टल के पास ही एक स्क्वैश रूम हुआ करता था। तो स्क्वैश का मुझे कोई दूर दूर तक दिमाग में आइडिया नहीं था क्या होता है, कैसे खेलते हैं। तो उसमें भी कुछ ऐसा इत्फाक हुआ कि कोई मिलने वाले एक दिन दिख गए रैकेट लेके। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कि तू भी एक रैकेट लेके आ, स्क्वैश खेलेंगे। तो मैं साहब उसी दिन शाम को जाके एक स्क्वैश का रैकेट ले आया, और फिर वो स्क्वैश का जुनून कुछ इस तरह से सिर पे चढ़ा कि वो मैंने एक लंबे अरसे तक, करीब 15 साल तक स्क्वैश खेला। हाँ। तो नाम जितना कठिन है ना, गेम बहुत प्यारा है। गेम बहुत प्यारा है, और भरी सर्दियों में स्क्वैश इज वन ऑफ द बेस्ट एरोबिक्स। वाह। तो विदिन 20 मिनट्स आप अच्छे से पसीनों में तरबतर हो जाते हो। कैलोरीज बर्न हो सकती है। जो आजकल बंद कमरे में खेला जाता है, उसमें कभी अगर कोई आपका साथी नहीं भी है तो आप अकेले भी खेल सकते हैं। स्क्वैश की ये खास बात है। बिल्कुल। फिर 2015 के आसपास में टेनिस से जुड़ा, और उसकी भी बड़ी एक रोचक घटना है कि मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि हमारे एक बैचमेट हुआ करते थे समीर शर्मा साहब जी। तो समीर शर्मा साहब का फ़ोन आया कि विद्या आश्रम आ जाओ। तो मैं विद्या आश्रम पहुंचा। वहाँ मैंने देखा कि बड़े सारे सीनियर ऑफिसर्स, IAS IPS ऑफिसर्स और सभी, और टेनिस का बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, सब टेनिस खेल रहे हैं। वो CS चैलेंजर टूर्नामेंट था जी, जिसको हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं नवीन महाजन साहब, जो हमारे HCM रीपा के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं जी। उनकी वो शुरुआत उन्होंने की है, और उनको भी टेनिस से बड़ा लगाव है। और समीर शर्मा को फिर मैंने कहा यार अब अपन दोनों टेनिस में
कुछ ना कुछ अपना हाथ आजमाते हैं। तो लॉन टेनिस लॉन लॉन टेनिस टेनिस जी। तो उन दिनों ओटीएस के अंदर एक सीमेंटेड टूटा फूटा कोर्ट हुआ करता था, जी। और 2015 में यहाँ फिर एक सिंथेटिक कोर्ट्स, अब तो 3 कोर्ट्स हैं, जी। तो सिंथेटिक कोर्ट का निर्माण हुआ और फिर हम टेनिस से कुछ इस तरह से जुड़ गए कि अगर हम 2-4-5 दिन टेनिस नहीं खेलते हैं तो हाँ। ऐसे लगता है जैसे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल वो जीवन में ही उतर गया। बिल्कुल जीवन में बिल्कुल, उतर गया, हाँ। फिर राजस्थान के कप्तान भी बने। कप्तान रहे। और फिर हाँ, फिर वो ऐसा हुआ कि शुरुआती जो ये एक शौक या लगाव कह सकते हैं, उसके साथ साथ फिर रुझान हुआ कि क्यों ना टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया जाए। तो ये एक बड़े स्तर पे बहुत सारे लोगों से जुड़ने का मौका प्रदान करता है और अनडाउटेडली एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और मैं तो कहूँगा मेडिटेशन है। जिस तरह से मेडिटेशन के अंदर तो खाली आपका माइंडफुलनेस ही है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं हाँ। तो जब कभी हम कोर्ट पे उतरते हैं तो और कोई विचार हमारे साथ नहीं होता। हाँ। केवल हमें बॉल दिखाई देती है, हमारा प्रतिद्वंदी खिलाड़ी दिखाई देता है और कोर्ट दिखाई देता है। हाँ। तो हमारे मन, शरीर, बुद्धि सब चीजें उस एक पॉइंट को लेने के लिए पूरी तरह से एकाग्र हो पूरा जाती हैं। शारीरिक और मानसिक पूरा उसमें ध्यान लगा रहता है अपना। तो मैं दर्शकों को और जो हमारे युवा साथी हैं उन सभी को मैं अनुरोध करूंगा कि खेलों से जुड़ें। खेलों से जुड़ने से अपने आप आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता का समावेश हो जाता है। जी। अच्छा, बात खेल की हो रही है तो मैं एक बात और बता दूं, कल भी खेल पत्रिका का जी। जो हमारा प्रसारण गया है जी, और जी। वहां भी हम यही कह रहे थे कि अब यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी तो कहते हैं खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया, और अपने असली मकाम से मिलेगा इंडिया। तो अगर इंडिया को हमें आगे बढ़ाना है तो फिटनेस का ख्याल भी रखना है ना, तो बड़ा आसान है, किसी एक खेल को आप अपनी जिंदगी में उतारिए। जो मैं कह रहा हूँ ना कि मन में विश्वास धरना है और तन को मेहनत के साथ लगाना है, फिर उसके बाद तो कहानी अपने आप बनती चली वेरी जाएगी। राइट अजय भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अभी प्रधानमंत्री जी का ये है खेलो इंडिया का स्लोगन भी उन्होंने दिया है, जी, खेलो जी, जी, इंडिया। खेलो इंडिया। और हमारे राजस्थान में भी हर जिला स्तर पे बहुत खेलों की आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनमें बड़ा विस्तार होता जा रहा है। जी। और युवा वर्ग को अब हर जिला मुख्यालय पे जो मेन स्पोर्ट्स हैं उन सब की सुविधाएं प्राप्त हैं। हाँ। पहले जो भ्रमित होते जी, थे कि जी। किस तरीके से हम बढ़े और आगे। बेसिकली क्या है, स्पोर्ट्स मैडम एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप कुछ आश्चर्यजनक प्राप्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी ऐसा, इवन हम देखते हैं कि लास्ट की एक बॉल बची है क्रिकेट के अंदर एंड 6 रन्स आर रिक्वायर्ड टू विन द मैच, और हम देखते हैं कि हमारे बैट्समैन एक सिक्सर लगाते हैं। तो वो जो इस तरह की मनोवृत्ति है वो वहां पैदा होती है, और यही मनोवृत्ति फिर आगे दूसरे क्षेत्रों के अंदर असाधारण उपलब्धि दिखलाती है। बिल्कुल। और वो जो खेल रहा है वो तो है ही, वो तो उसको है। जो सैकड़ों लोग जो देख रहे हैं उन सबको वो जो हार्ट बीट उनकी बढ़ती है, बिल्कुल उनके भी एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, उतना ही उतना रोमांच उनको पैदा होता है। जी। और अगर बात को बढ़ाकर बताया जाए तो शायद ये कहना बहुत जरूरी है, ये खेल नहीं, ये जीवन है, ये जिंदगी है। जो कहता है ना कि जिंदगी भी तो एक खेल है, Very जितना जिंदा दिली के साथ खेलेंगे जीतने के अवसर, जीतने के मौके बढ़ बिल्कुल उतने ही जाएंगे। और वो जो आपने कहा ना कि आखिरी गेंद पर भी सिक्सर लग सकता है, तो आप निराश और हताश मत होइए, जीवन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आज ऐसे ही एक जीवन, या यूं कहें कि ऐसी एक प्रेरणादायी कहानी और उसके कथानायक दोनों हमारे साथ हैं। जिन लोगों ने टीवी सेट जरा देरी से खोला है उन सबको मैं बता दूं, योग मित्र दिनकर साहब जो अतिरिक्त निदेशक हैं HCM रीपा के, उनसे बातचीत चल रही है। तो सर अब आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा वापस आपको पीछे लिए चलते हैं। बॉटनी के आप लेक्चरर रहे, वर्तमान में प्रशिक्षण संस्थान है, उस समय वो शिक्षण संस्थान हुआ करता था जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। RS आप बने नहीं थे और मेरा ख्याल 10-11 महीने के लिए आप लेक्चरर के पद पे रहे। बिल्कुल लेकिन अजर सर भाई, कहा जाता है कि वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। कितनी सच बात है आपकी ज़बानी जानेंगे, और वो वृतांत आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा आपने रोचक प्रश्न पूछा है कि वंस ए टीचर इज ऑलवेज ए टीचर। मैं कहना चाहूँगा कि 8 या 10 महीने का समय था जबकि मैं एक डायरेक्ट प्रशिक्षण या अध्यापन के कार्य से जुड़ा, लेकिन वो 10 महीनों का असर मुझे लगता है वो ता जिंदगी रहने वाले असरों में से एक असर। वाह वाह वाह। क्योंकि अगर हम एक समूह को कोई चीज़ समझा रहे हैं, यही समझाइश आगे प्रशासनिक कार्यों में दूर तक जाती है। हम देखते हैं बहुत सारे हमारे प्रशासनिक मसले समझाइश के आधार पे ही वो दूर होते हैं। जी। तो ये एक बहुत सकारात्मक पहलू है अध्यापन का।
तो अगर आपने समझाने की कला आ गई तो आप बच्चों की परवरिश भी अच्छे से करते हैं, क्योंकि बच्चों को भी कहीं ना कहीं आपको समझाना होता है जी। और आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जी। और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, वो तो बोला ही था, उचित ज्ञान और सही मार्गदर्शन। बिल्कुल। सर, जिस डिपार्टमेंट में आप बीमा, इसको लेकर, बीमा एक ऐसा शब्द है जो अपने अंदर भी कई सारे सवालों को रखे हुए है। जी जी। लोग डरते भी हैं और लोग जानना भी चाहते हैं, उत्सुक भी हैं। तो क्या इसके अंदर जो कार्य योजना आपकी होती है, कार्य विस्तार आप जो करते हैं, भविष्य की जो योजनाएं बनाते हैं, किस तरह से आप बनाते हैं और कैसे ये डिपार्टमेंट काम करता है? बीमा सेवा के बारे में मैं बतलाना चाहूँगा कि राजस्थान पूरे भारतवर्ष में हमारा उन राज्यों में से एक राज्य है जहाँ की एक इतने बड़े वॉल्यूम पे स्टेट इंश्योरेंस एंड पीएफ वाली जो योजनाएं वो संचालित हैं। बीमा का अगर हम उत्पत्ति देखें तो मैं देखूंगा कि गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग क्षेम वहाम्यहम, यानी तू पूरी तरह से मेरी शरण में आ जा, तेरे योग क्षेम और कुशलता की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो आज के जो आधुनिक युग के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जिस तरह से हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अर्थव्यवस्थाएं और हमारा स्वयं का जीवन भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। बिल्कुल। कभी एक टाइम हुआ करता था जब आपको रोड्स पे 1 या 2 गाड़ियां दिखती थी, आज गाड़ियों के महासमुद्र में से निकल के डीडी दूरदर्शन तक आना अपने आप में एक एक अपने आप में मैं कहूँगा कि युद्ध के समान ही है। जी। तो ऐसी जब अनसर्टेनिटीज हैं, अनिश्चितताएं हैं, उन अनिश्चितताओं के बीच में बीमा आपको कहीं निश्चिंतता प्रदान करता है, एक पीस ऑफ माइंड। बेसिकली अनफॉर्चुनेट जो इवेंट्स हैं वो किसी के साथ भी कभी भी घटित हो जाते हैं, लेकिन उन अनफॉर्चुनेट इवेंट से जुड़े हुए कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी होते हैं। आज हम सोच सकते हैं कि एक परिवार किसी एक सदस्य जो कि ब्रैड अर्निंग मेंबर है उस पर डिपेंडेंट है, अगर उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो पीछे परिवार जो है उसको कितनी, वो वेदना तो है ही, लेकिन वित्तीय वेदना भी उसको सहन करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो इस सब को देखते हुए मोटे तौर पे जो जीवन बीमा है, राजस्थान सरकार ने बेसिकली, अगर हम और पुराने इतिहास को देखें तो 1943 में तत्कालीन जयपुर रियासत में यहाँ के जो कर्मचारी होते थे रियासत के, उनके वेतन से कुछ अनिवार्य कटौती होती थी और उनका इसी तरह से कुछ इसी तर्ज पे इंश्योरेंस होता था या बीमा कवर किया जाता था। तो उसको लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए और उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का गठन किया। 1956 से हमारे जितने राजस्थान सरकार के ऑफिशियल्स हैं, राइट फ्रॉम IAS टू इवन 4th क्लास एम्प्लॉय, दे ऑल आर कवर्ड। ऑल्दो जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके ऊपर ये ऑप्शनल है, लेकिन राजस्थान सेवा के सभी ऑफिशियल्स के लिए ये अनिवार्य कटौती है और ये एक तरह का एंडाउमेंट प्लान है। तो बीमा के अंदर बेसिकली एक तो टर्म प्लान होते हैं जहाँ की एक टर्म रिलेटेड जो अवधि के लिए वो निश्चितता प्रदान की जाती है। एंडाउमेंट प्लान के अंदर आपको मैच्योरिटी पीरियड पे क्लेम का पेमेंट होता है और अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ पे जो भी बीमा धन है वो बोनस के साथ में दिया जाता है। तो बहुत बेनिफिशियल स्कीम है और लाखों कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सर, यहाँ एक बात और मैं जानना चाहूँगा, इसी बीमा विभाग की एक रोचक घटना भी आपके साथ शामिल है। वो आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे सर, और मुझे लगता है कि एक दर्शक तक वो कहानी पहुंचनी चाहिए और हम भी बड़े उत्सुक हैं सुनने के लिए। आपने एक रोचक प्रश्न पूछा है ना। ये बातें हैं 2009 से 13 के बीच में, 2010 की। मैं उन दिनों उपनिदेशक झुंझुनू पदस्थापित था और एक सुबह जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि राजस्थान पत्रिका में फ्रंट न्यूज़ पे थी एक खबर जिसके अंदर एक बैंक रॉबरी वहाँ हुई थी झुंझुनू में, और बैंक रॉबरी के अंदर एक कांस्टेबल की डेथ हो गई। तो जो लुटेरे थे उन्होंने बड़ी नज़दीक से उस पर फायर किया और वो कांस्टेबल उसमें मारा गया। तो घटना को देखते ही मेरे दिमाग में, क्योंकि बीमा सेवा का अधिकारी था, तो सबसे पहली बात ये आई कि इसका क्लेम मैं आज के आज सेटल करूंगा। वाह। तो मैं इस उद्देश्य से अपने ऑफिस टाइम से पहुंचा
इन बिटवीन द वे मेरे दिमाग में उथल पुथल ये भी थी कि ऐसा ना हो कि ये जो कांस्टेबल जिसकी डेथ हुई है उसकी फाइल उपलब्ध ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ ये अब तो सारा काम ऑनलाइन हो गया है, लेकिन उन दिनों मैनुअल काम होता था और पत्रावलियाँ होती थी जी। तो पत्रावली जिस जिले के अंदर पहला पदस्थापन होता था वहाँ सृजित होती थी, और अगर वो किसी अन्य जिले में होगी तो मेरे लिए मुश्किल होती। जी। लेकिन ईश्वरीय संयोग से कुछ ऐसा मुझे वहाँ जाके पता चला, मैंने फाइलें मंगवाई, फाइलें मिल गई। फाइलें मिली तो मैंने कहा इनके क्लेम आज के आज बनाओ। कैसा आप इनका क्लेम फॉर्म तो आया नहीं है। मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, आप तो इसका क्लेम आज ही बनाओ। तो उसका क्लेम व्लेम बनाया, वो जो भी राशि थी 10-12 लाख रुपए की। एसपी हुआ करते थे श्री अजय पाल नाभा साहब, भारतीय पुलिस सेवा के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं अब तो, वो उन दिनों वहाँ पुलिस अधीक्षक थे। उन तक वो बात पहुंची, वो बहुत खुश हुए, बोले हमारे डीजीपी आ रहे हैं और हम तो खाली हाथ जाते इस बंदे के घर पे, तो अब हम आपने हमारे हाथ भर दिए, हम तो कुछ दे के ही आएंगे और आप भी हमारे साथ चलें। तो वो सारे एपिसोड में मुझे एक बड़ा आत्मिक संतोष प्राप्त हुआ। मुझे लगा कि एक छोटी चीज है, हमें इसका क्लेम करना था, अगर मैं आज नहीं करता तो वो हो सकता है 2 या 3 महीने बाद स्वाभाविक रूप से होता। बिल्कुल। लेकिन मैंने उसको उस टाइम किया तो उसमें मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। हाँ। और परिवार वालों को भी कितनी नेचुरली वो अगले दिन वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी बड़े उसमें प्रकाशित हुई कि 24 घंटे के अंदर अंदर क्लेम कर दिया। ऐसा मुझे लगता है एक व्यक्ति जिससे बड़ा क्या दान होगा, प्राण को दान दे देना। अपने कहते हैं कि अपने एक सरहद पे खड़ा सिपाही है और एक सिपाही सरहद के भीतर है, और ये सरहद के भीतर का सिपाही सेवारत होते हुए, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से अपनी शिद्दत से अपनी जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं और अपनी प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। तो सर अगर उनके लिए आप जैसे लोग इस तरीके से खड़े रहकर और कहते हैं ना कि विद इन द डे कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम होना चाहिए, सर सलाम मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको पेश करना चाहूँगा। वाकई वो कहते हैं सर कि एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा था कहीं, और जी ये शेर जब कभी मैं पढ़ता हूँ तो हर मतलब हर तरीके से ऐसा लगता है कि बहुत लाजमी हो जाता है कह देना। वो ये कि मैं फ़कीर ऊंचे दर का मेरे कासे में समंदर, मैं फ़कीर ऊंचे दर का, कासा कहते हैं फ़कीर के प्याले को, मैं फ़कीर ऊंचे दर का मेरे कासे में समंदर, मुझ में बस्ती है वो तसल्ली जिससे महरूम था सिकंदर। बहुत खूब। सिकंदर जिसने पूरी दुनिया जीत ली हो, और उसके बाद वो सेटिस्फेक्शन जो शायद मैं अभी आपकी आंखों में पढ़ पा रहा हूँ। तो ये सर ये बहुत ज़रूरी है, और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, इस तरह से अगर अपनी सेवाओं को अंजाम दें तो वाकई लगता है कि ये देश जिस तरह से जिस गति से विश्व गुरु बनने के पीछे जो एक कहते हैं ना कि अपनी दास्तान को लेकर चल पड़ा है, निश्चित तौर से विश्व गुरु बने। और उनके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हर एक इंसान की कि उसके पास जो भी काम है उसको शिद्दत से ईमानदारी से अगर वो निभाए, अपने अपने हिस्से का काम भी हम कर दें तो शायद किसी को ब्लेम करने की हमें जरूरत ही ना पड़े, अपने अपने हिस्से की ईमानदारी बरतें। बिल्कुल सर, आप इतनी जगह राजस्थान में आप पोस्टिंग आपकी रही, सबसे चुनौतीपूर्ण आपका जो जगह रही वो रही बाड़मेर, ये हमने सुना है। अभी कितना सच है वो आप हमें बताएंगे। तो क्या ऐसा रहा, मतलब काम ही आपका ऐसा है कि पूरा चुनौती भरा ही है, ऐसी क्या विशेष चुनौतियां? सर बाड़मेर की वो पोस्टिंग का जो पोस्ट लेटर रात में आया था ना, वो कहानी जरूर हम जानना चाहेंगे क्योंकि वो कहानी मुझे तो मालूम है, मुझे तो सर ने बताया, हमारे दर्शकों को भी जाननी चाहिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे, और खासतौर से वो युवा जो कई बार होता है ना कि हम घबरा जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं चीजों को लेकर। और अभी एक वेब सीरीज में देख रहा था जहाँ एक डायलॉग था कि डर का क्या है ना, जितना सोचिएगा उतना ज्यादा लगेगा। तो सर अब आपकी जबानी जानेंगे बाड़मेर की पोस्टिंग का। आप फ्लैशबैक में मेरी लाइफ को ले गए हैं। तो 98 से लेके 2002 तक मैं जोधपुर पदस्थापित था जी, पहली पोस्टिंग और क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ जयपुर में रहते हैं तो नेचुरली मुझे जयपुर और जोधपुर के बीच में मैं पेंडुलम की तरह रहता था। दिवाली होली त्योहारों पे इधर आना, और जब एक दिन ऑफिस में हमारे कोई मंथली रिव्यू मीटिंग थी तो एक एनवलप मेरे हाथ में आया, कोई बंदा लेके आया, मैं देखा वित्त विभाग। उन दिनों ये ऑनलाइन पोर्टल और ये सब कुछ नहीं था, 98-99 की। वो एनवलप खोला, मैंने देखा एक सिंगल ऑर्डर था, आपको तत्काल प्रभाव से सहायक निदेशक बाड़मेर पदस्थापित किया जाता है। और बाड़मेर में हमारे एक जूनियर ऑफिसर श्री रवि जैन साहब, अब तो वो भी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में बाद में आ गए थे, IAS ऑफिसर हैं।
तो हम दोनों का वाइस वर्सा, वो उनको जोधपुर लगाया, मुझे बाड़मेर लगाया। मैंने कहा यार बाड़मेर अब इतनी दूर, और जोधपुर तक तो ठीक है, हाँ। सब कुछ कनेक्टिविटी अच्छी है। अच्छा उन दिनों ये मालानी एक्सप्रेस जो ट्रेन की कनेक्टिविटी थी वो बाड़मेर में नहीं थी, नहीं थी। तो बसों से जाना पड़ता था। बदल बदल के। तो साहब मैंने पहले तो बहुत हाथ पैर मारे, मैंने कहा किसी तरह से ये स्थानांतरण जो है मेरा निरस्त हो जाए। लेकिन वो जो विधान उसका होता है विधि उसके का। आगे फिर पेश नहीं चलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर हम वहाँ जाके हमने ज्वाइन कर लिया। अब वो बड़ा वीरान सा और ऐसा लगा करता था, कहीं कुछ नहीं, ऐसा धूल उड़ा करती थी, आंधी चला करती थी। स्टाफ भी वहाँ केवल 30% जी। सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में, जी। तो बहुत सारे काम पेंडिंग थे। अनडाउटेडली वो बहुत एक चैलेंजिंग पोस्टिंग थी। तो एक दिन मैं सुबह उठ के और जब मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था तो वहाँ एक कला एवं सांस्कृतिक केंद्र के नाम से डिस्ट्रिक्ट क्लब है, तो क्लब मुझे दिखाई दिया, मैं उसमें अंदर चला गया। अंदर गया तो वहाँ मैंने देखा टेनिस के 2 कोर्ट, तो मुझे थोड़ा कुछ राहत सी लगी। मैंने कहा यार चलो कुछ स्पोर्ट्स का है। अच्छा वहाँ थोड़ी देर ही बैठा था कि स्क्वैश रूम से वो चरपरिचित आवाजें आ रही थी कान में, बॉल की, स्क्वैश बॉल की आवाज बड़ी बाहर तक सुनाई देती है। जी जी। तो फिर तो मेरी आंखें एकदम खुशी से फैल गई। मैंने कहा यार यहाँ तो सब कुछ अपने को तो यही चाहिए शुरुआती दौर में। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा मेरा बहुत छोटा हुआ करता था। हाँ। तो फिर मैं फटाफट जोधपुर जाके अपना सामान पैक करके मैंने कहा चलो बाड़मेर। तो बाड़मेर आ गए और फिर वहाँ पेंडेंसी जो थी वो भी सब बराबर की हमने। करीब 8 या 10 हज़ार राज्य बीमा पॉलिसियाँ अरे बाबा। हाँ। पेंडिंग थी, वो सब हमने इशू की। और इतने कम स्टाफ के बावजूद जितने भी हमारे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं स्टेट इंश्योरेंस के अंदर, वो सब हमने टाइमली भेजे और लोगों को टाइमली पेमेंट्स किए। जी। कि अधिकार पत्र जो होते हैं राज्य बीमा में 1 अप्रैल को पॉलिसी मैच्योर होती है, तो सभी को 1 अप्रैल से पहले पेमेंट्स किए। तो वो एक सेटिस्फेक्शन मिला और इस तरह से वो एक जो मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक ऐसा शाप लेकिन वो वरदान था। जी। वो शुरुआत में समझने की और नजरिए की एक कहते हैं कि या तो कोई कमी थी या कहते हैं कुछ तो हमारी तरफ से गड़बड़ थी, लेकिन उसके बाद में वो कहते हैं ना कि जब चीजें समझ में आने लगती है। तो सर ये हकीकत है, कई बार होता है कि चुनौतियां बनकर हमारे सामने अवसर आते हैं और उन अवसर में वो कहते हैं, और आपके जीवन का तो मूल मंत्र भी है, सोना अगर तपेगा नहीं तो चमकेगा कैसे। और शायद वो तपिश थी जिसके बाद में 5 साल शायद आपकी वहाँ पोस्टिंग रही। हाँ 2002 से फिर 2007 तक 5 इयर्स में। अच्छा टेनिस कोर्ट तो वहाँ मिल गया था, लेकिन एक चीज और जो मिली थी वो केएल सहगल साहब का वो जो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो कंसर्ट हुआ करता था और म्यूजिक क्लब की ज्वाइनिंग। तो सर अब वहाँ आ जाते हैं और श्रीमती जी भी साथ थी जी, और जी। आज श्रीमती जी देख भी रही होंगी, ऐसा हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं। जी जी। तो सर अब थोड़ा सा उसके बारे में आप बता दीजिए, म्यूजिक से कैसे रूबरू, या वो कहे कि 2 आंखें 4 कैसे हुई। हाँ साहब, तो वहाँ एक म्यूज़िक क्लब होता था और उस म्यूज़िक क्लब के जो हमारे मेन टीचर होते थे वो गुरु गणेश, वो एक बिहारी थे और उनको म्यूज़िक से बड़ा लगाव था और म्यूज़िक की बारीकियाँ बड़े अच्छे से वो जानते थे। और वहाँ प्रतिवर्ष केएल सहगल साहब की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित होता था। तो उसमें एक दिन मेरे पास भी एक निमंत्रण आया कि साहब हम केएल सहगल साहब की नाइट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप उसमें पधारें। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मैं खाली आऊँगा ही नहीं, मैं गाऊँगा भी। सर ने कई स्टेज की प्रस्तुतियां भी दी हैं। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, बोले साहब केएल सहगल साहब का ही गाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल केएल सहगल साहब का ही गाएंगे। तो उसमें फिर उससे इतना जुड़ाव हो गया और लोगों के साथ में इतना हमारा एक रिलेशन बन गया कि 5 साल तक हर वर्ष जब कभी केएल सहगल साहब के होते, उसके अलावा भी हम शाम को वहाँ म्यूजिक क्लब में इकट्ठे हो जाते और अपनी गजलें और अपने गानों के साथ में अच्छा। तो वो गाना तो हम भी सुनना चाहेंगे सर। बिल्कुल, मौका दस्तूर यही तो कहता है, गाना तो सर हम भी सुनना चाहेंगे। अच्छा एक बात में और मैं बताना चाहूंगा, मैंने सर से गुजारिश की थी कि सर कुछ आप गुनगुनाना पसंद करेंगे, तो सर ने कहा नहीं मैं तो गाना ही पसंद करूंगा। तो सर प्लीज इससे अच्छी और क्या बात होगी। आपका स्वागत है, प्लीज 2 पंक्तियां जो आप हमारे लिए गाना चाहें। मैं एक गजल की बिल्कुल सर 2 पंक्तियां श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा।
कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं आहा, तुझे देखने के क्या बात है, वाह। बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। वाह क्या वाह, बात है। और इतनी खूबसूरत लाइन बोली। और पत्नी श्री का आपने जिक्र किया भाई, बिल्कुल। तो एक बात तो मैं भी पूछना चाहूंगी। जी मैडम। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप अपने पीछे जो योगदान रहा आपके अर्धांगिनी का आपके जीवन के व्यक्तित्व के विकास में, उसको भी हमारे साथ साझा बिल्कुल। कीजिए। मेरी वाइफ श्रीमती रेणु दिनकर एक बहुत सिंसियर हाउसवाइफ हैं, और जब कभी मैं टाइम से ऑफिस पहुंचा तो उसके पीछे उनका हाथ रहा। वाह, क्या क्या बात बात। कही है, वाह वाह वाह। ये सर मुकर्रर एक बार और सुनना चाहेंगे हम, वो तो सुनना चाहेंगी जी, जी। क्योंकि हाँ। सर ये आपकी जबानी, मुझे लगता है कि न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे विश्व की जो महिलाएं हैं, वो कहते हैं ना कि पुरुष तो अपना काम कर लेते हैं और अपने काम को निभा भी लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो असल मेहनत होती है, जो समय पे नाश्ता टेबल पे आ जाता है, समय पे बिल्कुल कपड़े साहब। साफ सुथरे मिल जाते बिल्कुल, हैं, उसके बाद हम अपना काम वक्त पे कर पाते हैं। हाँ। तो आपने बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल आपने अजहर भाई बिल्कुल सही बात कही है। हाउस कीपिंग के अलावा भी उनका जो एक डिवोशन घर के प्रति, वो अद्भुत है। वाह। तो आप आज इस अलबेलो राजस्थान के मंच के माध्यम और से, मैं इस लम्हे को देख पा रहा हूँ मैं जी बस। बात थोड़ी सी, क्योंकि मुझे लगता है हाँ। कि वो जो मर्म, वो जो बिल्कुल। मोहब्बत, वो जो प्रेम, वो जो 2.5 अक्षर जो अपने आप में अधूरे जिंदगी हैं, भर का समर्पण, बिल्कुल। फिलहाल मुझे पता नहीं सर की आंखों से पूरे क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ। तो सर उनके लिए समर्पित कोई पंक्ति, लाइन। कोई 2 लाइन। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है बिल्कुल सर। ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। मैं था, खुद भी, क्या और शायद हो लाइनें सकता है हैं, सर क्या शब्द मैं हैं। गलत नहीं हूं तो मैं कहूंगा आपसे ये बात तो कि हाँ। देखिए क्या होता है कि मैंने कहीं तो सुना था कि झूठा जो है वो गले से गाता है, भूखा जो है वो पेट से गाता है, पर सच्चा जो है वो दिल से गाता है। और ये दिल की गाई कुछ पंक्तियां मुझे लगता है एक दिल तक तो पहुंच गई, हाँ। हमारे दिल तक भी पहुंच गई सर, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और ये जी रिश्ता ही ऐसा है ना, वो कहते हैं ना कि बड़ी दूर से लगती है, मुश्किल से मिलती है, अक्सर उस मकाम की शक्ल मंजिल से मिलती है, बिल्कुल। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सफ़र अगर अच्छा हो ना तो सफ़र बहुत आसानी से कट जाता है। तो सर इस सफ़र में एक और नेमत भी आपको मिली, पुत्र श्री छोटे से सिद्धार्थ अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, और हाँ। अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके कहीं अच्छी जॉब भी कर रहे हैं। जी, लेकिन बावजूद उसके जानना चाहूँगा, एक छोटा सा बच्चा बाड़मेर का, वो जो पूरा माहौल की एक होता है ना एक ब्यूरोक्रेट के लिए कितना एक बहुत हाँ, एक बहुत कुर्बानी, मुश्किल ये है। भी एक तरीके की, एक किस्म की कुर्बानी बच्चों है को लेकर कि साथ बच्चों को में, वहाँ हाँ, लेकर बिल्कुल। ट्रैवल करना, और उन बच्चों के साथ भी कहानी होती है कि भाई कितने दोस्त थे, बोले 5वीं तक तो इतने दोस्त थे, हाँ। उसके बाद हमारा ट्रांसफर हो गया हाँ। पापा का, फिर इतने दोस्त हुए। पर उससे एक लाइफ में पॉजिटिव नोट भी आता है पॉजिटिव भाई। नोट भी आता है, उससे ये विविधता भी आती होता है ना कि हाँ, कि उन्होंने अपने फादर को देखा, यहाँ किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह से लड़कर, किसी तरह से डटकर उसका मुकाबला कर रहे हैं और उस मुकाम को हासिल कर रहे हैं। तो बच्चा वो भी सीखता है, और अपने उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे गुरु होते हैं एक बच्चे के लिए। तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ की लाइफ में वो सारे चैप्टर भी जुड़े होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैडम। सिद्धार्थ दिनकर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इज़ वेरी सिंसियर, वेरी इंटेलिजेंट, और अब तो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हाँ। हाँ, और कभी एक वक्त हुआ करता था कि जब हम कुछ सीखने के लिए अपने माता पिता की तरफ देखते थे,
अब वो वक्त आ गया है, जनरेशन आ गई है कि हमें सीखने के लिए अपनी अगली पीढ़ी की तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी हाथ में आई है, आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर जो एक पूरी तरह से रिवॉल्यूशन हुआ है और नई नई चीजें आ रही हैं, उन सब चीजों से रूबरू कराने के लिए मुझे सिद्धार्थ की तरफ ही देखना पड़ता है। हमें अपने बच्चों को बिल्कुल देखना होता है ये, और ये हर घर का हाल है कि कुछ भी करना होता हो तो झट। तो ये बड़ी बड़ी अच्छी किस्म की एक बात पता है जो मुझे इसमें निकल के आई है। यहाँ 3 पीढ़ियां नजर आई मुझे, और तीनों ही पीढ़ियों में, चाहे बात श्री गुरदयाल जी की जाए, चाहे बात योग मित्र दिनकर साहब की जाए, चाहे बात सिद्धार्थ की जाए, तीनों ही जो पीढ़ियां हैं, और जो कहते हैं ना कि एक किस्म की एक शेर है जी बिल्कुल यहाँ कहना बहुत लाजमी है। और बात ये कही जाती है ना कि मेरे अदब में मेरे किरदार में एक कशिश मौजूद है, मेरे अदब में मेरे किरदार में एक कशिश मौजूद है, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ मेरे साथ मेरी परवरिश मौजूद है। क्या बात है? ये परवरिश जो है ना, जो मूल्य आपको मिलते हैं, हाँ। और वो मूल्य आप अमानत की तरह रखते हैं अगली पीढ़ी को देने के लिए। मुझे लगता है कि आज जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं ना, हमें वो बिल्कुल इस बात को बखूबी जानते हैं। और खालिस दुनिया में एक माँ बाप ही ऐसी एक प्रजाति है, एक माँ बाप ही अपने आप में खालिस ऐसी खुदरंग प्रजाति है जो पूरी दुनिया चाहती है कि आप कामयाब हो ना हो, डजेंट मैटर, लेकिन हमसे ज़्यादा कामयाब ना हो। लेकिन माता पिता हैं जो हमेशा चाहते हैं, माता पिता और गुरुजन, कि आप कामयाब हों, और इतने कामयाब हों कि हमारी कामयाबी काफ़ी पीछे छोड़ा है। बिल्कुल, हमें आपके नाम से जाना जाए, हमें आपके नाम से जाना जाए। तो सर ये अपने आप में बहुत अद्भुत एक बात है। और जिस तरह का खुदरंग आपका नाम है योग मित्र, वैसा ही खुदरंग आपकी पूरी कहानी है। हाँ। सर इस कहानी को और थोड़ा सा आगे लेकर चला जाए जी। और सर वो कहते हैं ना कि एक पोस्टिंग आपकी करौली में भी रही थी जी जी, और करौली पोस्टिंग के दौरान कुछ मित्र और बने, और ऐसे वैसे मित्र नहीं, उन मित्रों की मित्रता की कहानी भी आपकी ज़बानी जान लेते हैं, और वहाँ से क्या नया अध्याय जुड़ा जीवन में, उसकी बात भी आपसे जानना चाहेंगे। करौली साहब, मेरा 2007 में बाड़मेर से एक डायगोनली जो अपोजिट एंड है, ऐसी पोस्टिंग्स नॉर्मली, ऐसा सौभाग्य भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान अन्य सेवाओं में बहुत कम लोगों को उपलब्ध होता है। क्योंकि मुझे याद है वो दिन भी जब कृष्ण कुणाल साहब को एयरलिफ्ट करके वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनको ज्वाइन किया, और उन्होंने उसी दिन ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि गुजरा आंदोलन चल रहा था जी जी। तो करौली में 2007 में जब मैं वहाँ पहुँचा तो करौली के ऑफिस में भी मुझे बहुत सारा अच्छा काम करने का मौका मिला। वहाँ का भी कैनवास पूरी तरह से ब्लैंक था, तो मैंने अपनी कोशिश करके उसमें अच्छे रंग भरे, और लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक अधिकारी ऐसे आए हैं जो अब हमारे पीएफ के और स्टेट इंश्योरेंस के बड़े टाइमली पेमेंट्स हो रहे हैं जी। ये एक बात रही। दूसरी बात, एक थोड़ी टाइम के लिए वहाँ मुझे अपने स्पोर्ट्स में एक्टिवली जुड़ने का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन फिर लेटर ऑन वहाँ अपने नीरज के पवन साहब जी, जो अभी सचिव हैं हाँ, खेल विभाग के, वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में आए, और फिर उनको भी कुछ बैडमिंटन का शौक था, और वहाँ एक एसपी हुआ करते थे सरवर अली खान साहब, तो हमारा फिर वो बैडमिंटन वहाँ शुरू हो गया, और कुछ नए ताल्लुकात हमारे बन गए। तो करौली का मेरा बहुत अच्छा पोस्टिंग रहा, इस मायने में भी कि जिला प्रशासन की जो यूनिट है उसके साथ में एक्टिवली इन्वॉल्व होने का डायरेक्ट मौका मुझे मिला, और बहुत सारे जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, उनके अंदर मुझे ओआईसी प्रशिक्षण के रूप में काम करने का मौका मिला। उसके अतिरिक्त भी गुजर आंदोलन के दौरान मुझे वहाँ जोनल मजिस्ट्रेट जैसी इम्पोर्टेंट एक जिम्मेदारी जिला कलेक्टर के द्वारा दी गई जी, जी। उसके अलावा मैं वहाँ जिला रसद अधिकारी के रूप में भी मुझे एडिशनल चार्ज दिया गया, और हम लोगों को ये चुनौती भरा काम दिया कि साहब, क्योंकि गुजर आंदोलन में वो जो मेन रूट्स थे वो सब जाम कर रखे थे गुजरों ने जी, कि आप नाउ यू विल हैव टू एंश्योर द प्रॉपर सप्लाई ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इन द डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन को और जो वहाँ सशस्त्र बल की जो टुकड़ियाँ आई हुई थी उनको किसी तरह से ईंधन की कमी ना पड़े। तो अब हमने बहुत मंथन किया, मैंने कहा यार किस तरह से इसको हम करें। तो हमने पहले तो एक बार फिक्स की कि जितने पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ 10,000 लीटर्स का रिजर्व हमेशा रखेंगे जी।
उसके अलावा मैंने वहाँ देखा कि वहाँ रिलायंस के कुछ पेट्रोल पंप थे और वो बंद पड़े थे जी। और बंद इसलिए थे कि दोनों की प्राइसेस में बहुत डिफरेंस था। तो मैंने वो खुलवा दिए क्योंकि लोगों को भी सहूलियत होनी चाहिए। जी। मैंने कहा यार लोगों को भी ट्रांसपोर्टेशन में इधर उधर जाने में दिक्कत ना हो, तो उनके खुलवाने से वो मालिक भी बड़े खुश हुए, बोले साहब हमारे इतने टाइम से इतना पैसा जो हमारा रुका पड़ा था वो मनी फ्लो वापस बन गया जी। और लोगों को भी खुशी हुई कि साहब हमें एक बार तो दिक्कत हुई लेकिन बाद में ईज आउट हो गई सिचुएशन। तो बड़े अच्छे इस तरह की कुछ घटनाएं याद आ रही हैं वहाँ की। तो सर ये मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, चाहे बात वो बीमा विभाग की जो आपने जो घटना बताई, जो एक सिपाही की मृत्यु के बाद, सिपाही के शहीद होने के बाद, तो कहीं ना कहीं मानवता जो आपने भीतर की है, या ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, चाहे कर्मचारियों की बात की जाए, चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी क्यों ना हो, सर हम देखते हैं कि अगर ये मानवता या मानव मूल्य हम संजो कर रखें अपने भीतर, तो शायद हम बेहतर डिलीवर कर पाते हैं, बेहतर हम प्रस्तुत हो पाते हैं। तो सर आपकी ज़बानी में मैं आपसे इस बात पे मोहर लगवाना चाहता हूँ कि सर क्या कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि वो मानवता के जो मूल्य हैं हमारे भीतर सदैव जिंदा रहें? क्या होना चाहिए सर? ये बड़ा आपने यक्ष प्रश्न पूछ लिया। जी। अनडाउटेडली अगर आप में एक वो मानवता वाला इंडेक्स है, ये इसका भी हमारे यहाँ ओटीएस के अंदर एथिक्स पे बड़े एक अलग से हमारे सेक्शंस हैं और पाठ्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप में कुछ एक ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं तो आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करें, आप में वो संवेदनशीलता होगी कि आप अपने क्लाइंट्स की जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, हाँ। जो हमारे जैसे महात्मा गांधी का कथन है बड़ा अच्छा एक पॉपुलर सा कि एंड ऑफ द लाइन जो व्यक्ति खड़ा है जी। उसके लिए आपका उठाया गया कोई भी कदम किस तरह से प्रभावकारी होगा, हाँ। आप उसकी सोचें। उसकी सोचें। पंक्ति में आगे आगे तो प्रभावशाली लोगों ने घेर रखा है, हाँ। और प्रभावशाली लोग भी वो कहते हैं कि पंक्ति तो यहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े हुए हैं। जी जी जी। वही वाली बात हो गई, लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ से हम खड़े होते हैं। तो जो आखिर तक का जो बंदा है, जो हम बात करें कि जो एक पूरी प्रक्रिया में हाँ। सबसे आखिर के बंदे तक की सेवा भी करना जरूरी अगर वो है। लक्ष्य रहेगा तो मेरे ख्याल सारी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन आज अगर युवाओं की बात हम करें सर, तो युवा जो है दिग्भ्रमित है, क्या करना है, बहुत सारे सवालों में उलझा हुआ है। वो किस तरह से वो कंसंट्रेट करे, क्या वो ऐसा करे कि वो क्या करता है, चिंतन करने की बजाय चिंता करने लग जाता ज्यादा है, करता है, करने की बजाय सोचने ज़्यादा लगता है। तो क्या करे कि वो सही मार्ग, उसको मार्गदर्शन मिले, उसको अपनी लाइफ मिले, उसको अपनी मंजिल मिले, उसके लिए किस तरह से वो आगे बढ़े? मैडम युवाल हुरारी ने एक बुक लिखी है 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी। उसकी पहली लाइन मुझे याद आ रही है, वो कह रहे हैं कि आज का ये जो युग है इसके अंदर इंफॉर्मेशन की सुनामी आई हुई है जी। तो इस इंफॉर्मेशन की सुनामी में क्लैरिटी ऑफ माइंड इज ओनली द पावर। आप में मानसिक स्पष्टता कितनी है यही आपकी शक्ति बन जाएगी। तो युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, सोशल मीडिया अच्छा है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब इंडिस्पेंसेबल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद इन पे बहुत ज़्यादा निर्भरता अपनी कम करें और इनको डिसिप्लिन मैनर के अंदर यूज़ करते हुए अपनी मेंटल क्लैरिटी को लेके आएँ कि जीवन में आप अपने उद्देश्य को जब तक अच्छे से क्लियरली नहीं देखेंगे जी जी। तब तक आप उसकी तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जी। मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि इनसे दूरी बनाते हुए, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ते हुए, और अगर आपको, मैं तो ये भी कहता हूँ, स्पोर्ट्स की कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है, किसी गांव में भी हैं, हाँ। तो आप भैया दौड़ लगा के अपना पसीना निकाल लें, हाँ। दिन में एक बार। हाँ। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने उद्देश्य के प्रति ज़्यादा सचेत हो जाते हैं और उसको अच्छे से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिट होगा इंडिया तभी तो हिट होगा होगा इंडिया। तभी तो हिट होगा। तो सर अब जो है हम कार्यक्रम के समापन की तरफ है, लेकिन एक खूबसूरत सा सेगमेंट है हमारा अलबेलो अंदाज। तो जिसे हाँ। पूछ लिया जाए, बिल्कुल यहाँ पूछ लिया कुछ जाए। सवालों की बौछार आप पर होने वाली है, और या यूं कहें कि बैडमिंटन रैकेट इस बार हमारे हाथ में है, जो टेनिस का रैकेट है वो, और बॉल आपके पास आ रही है सीधी। हाँ। अब ओके। आप किस तरीके से हमारी सर्विस का जवाब देते हैं वो हम देखते हैं। तो जी पूछा जाए? पूछ लो। तो बिल्कुल सर, शुरुआत करते हैं अलबेलो अंदाज में। सबसे पहले गायन की तरफ आपका पूरी तरह से रुझान है, पसंदीदा गायक कौन है? किसी एक का नाम लेना है। जगजीत सिंह जी। वाह वाह। टेनिस या बैडमिंटन? टेनिस।
राजस्थान की सबसे पसंदीदा जगह? उदयपुर, झीलों की नगरी। आहा, दाल क्या बात बाटी चूरमा या घेवर? घेवर। घेवर। सर, जीवन एक गीत होती तो इस गीत के बोल क्या होते? जिंदगी प्यार का गीत है, उसे हर दिल को गाना पड़ेगा। वाह, क्या बात अरे है। आगे भी कंटिन्यू हाँ, सर, सर। थोड़ा सा 2 लाइनें हो जाए। जिंदगी गम का सागर भी है, उसे हर दिल निभाना पड़ेगा। क्या बात है। आरएएस नहीं होते तो क्या होते? तो फिर मैं हो सकता है कॉलेज लेक्चरार के रूप में कहीं सेवाएं दे रहा होता। और अगर अगला प्रश्न ये आता है कि कॉलेज लेक्चरार भी नहीं होते तो साहब, तो हो सकता है मैं अपने गांव में खेती कर रहा होता। क्या बात सबसे है। तो खूबसूरत सर, जीवन जिसको इतनी जिंदा दिली से आप जीते हैं, जीवन जीने का मूल मंत्र क्या है? जीवन का मूल मंत्र वापस स्पोर्ट्स से ही सीखने को मिलता है। जिस तरह से हम रोज टेनिस के गेम में कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, और फिर टेनिस कोर्ट को छोड़ने के बाद में उसे भूल जाते हैं। जब उतरते हैं तो जीतने के लिए उतरते हैं। हार कभी मिलती है तो उस हार से ये सीखते हैं, यार आज हमने ये गलतियां की हैं, कल हम कोशिश करेंगे इन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। तो जीवन का भी यही मूल मंत्र है। जीवन में किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जीवन वो को कहता भी है सर एक बात, हाँ। जिंदा दिली और खुश दिल होके जीना चाहिए। अच्छा बुरा जैसा भी आ रहा है उसको साक्षी भाव से देखते रहें। वाह, और ये युवाओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, कि चुनौतियों से डरकर भागने की बजाय अगर हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे तो निश्चित तौर पर ही सफलता हमारे कदमों में होगी। और सर, योग मित्र नाम में ही मित्र है। हाँ। तो सर, मुझे लगता है ना कि कई बार जी, और ये बात मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ी थी कि मतलब के दोस्तों से काम की बात करने से लाख गुना अच्छा है कि काम के दोस्तों से बेमतलब की बातें की जाए। ये भी हो सकता है जीवन का। तो सर, आज आप इस मंच पे आए, कैसा लगा आपको? आज मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और डीडी दूरदर्शन का एक बार पुनः हृदय से आभार। अजहर भाई का, अमिता प्रधान मैडम का बहुत बहुत हृदय से आभार कि एक इतने खुशनुमा माहौल के अंदर और पुरानी स्मृतियां वापस से सजीव हुई हैं। और फ्लैशबैक में जैसे मूवी जाती है ऐसे पास्ट में भी चले गए और फिर प्रेजेंट में आ गए। तो ये जो एहसास है बहुत सुखद और बहुत अच्छा रहा है। और आज एक नई प्रेरणा और ऊर्जा यहाँ से लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल, हमारे भी एक नए मित्र बने हैं। मित्रों का योग हुआ है। योग मित्र दिनकर, सूरज की तरह आप चमकते रहें सर, यही हमारी शुभकामनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने इतने अच्छे अपने अनुभव जो हैं हमसे साझा किए। तो सर, अब चलते चलते एक गीत भी सुनेंगे हम। हाँ, और दर्शकों से विदा लेंगे। आप लोगों से भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे, हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बहुत चलते जाना है, क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आप भी बस ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले अंक पे फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अजहर को, हाँ, और अनीता प्रधान को, और हमारे साथ बोलिए जय जय राजस्थान, राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके,
पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जबाल ममर पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जबाल ममर पल्लो लटके अरे पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके थारो पल्लो लटके जरा सो चिनी सो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो चोजी हरी रंगाई को लाल रंगायो फोम चोजी हरी रंगाई को अंगिया रेशम बाट के जी पर दादर बोर जरा सो टेढ़ो हो जबाल मामर पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जबाल मामर पल्लो लटके घूंघट में बिजड़ा चमकावे गोरी धारिया घूंघट में बिजड़ा चमकावे गोरी धारिया अर मत चौपन में आंधी होरी नीचा न तो जाग जरा सो चिनी सो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो और लहंगो गोर घुमेर मारी चूंदड़ गोटेदा लहंगो घेर घुमेर मारी चूंदड़ गोटेदा छम छम करती लारे चाले पल्ले ने फटकार अरे छम छम करती लारे चाले पल्ले ने फटकार जरा सो टेढ़ो हो जबाल मामर पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जबाल मामर पल्लो लटके हवा मेल जंतर मंतर आमेर देख बचाला हवा मेल जंतर मंतर आमेर देख बचाला नया साल की खुशी में आपा मिलकर मौज मनावा अरे नया साल की खुशी में आपा मिलकर मौज मनावा जरा सो चिनी सो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो पल्लो लटकर मारो पल्लो लटके मारो पल्लो लटके जरा सो चिनी सो जरा सो टेढ़ो हो जबाल मामर पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जबाल मामर पल्लो लटके जबाल मामर पल्लो लटके अरे पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके ओ पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके जरा सो
नाचनी सो जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके जरा सो पूछो ले गोरी पल्लो भीग जा भैलो जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके जरा सो पूछो ले गोरी पल्लो भीग जा भैलो जरा सो